मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सक्सेस अप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ था तो सीटेट के लिए जो हम लोगों ने टॉप 600 क्वेश्चंस की सीरीज को डिसाइड किया हुआ है, तो उसका पहला पार्ट हुआ था। पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर के 9 तक की क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें पेडागोगी के भी क्वेश्चन थे और उसमें मैथ के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। कोशिश ये होगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले जाए, वो हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करेगा। ठीक है, और आपने पिछली क्लास में देखा था, वहां पे क्वेश्चंस काफी कुछ कम हुए थे। ठीक है, उसके काफी कुछ रीजन है। ठीक है, वो चीजें हम आपसे बाद में डिस्कस करते रहेंगे। धीरे धीरे उन चीजों में सुधार भी किया जा रहा है ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिले। ओके, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने ये दिया हुआ है कि निम्न में से एक निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए कौन सा उपयुक्त होता है, कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। चार ऑप्शन दिए गए, फ्लैनल बोर्ड, दूसरा है ब्लैक बोर्ड, तीसरा है पैक बोर्ड और चौथा है जियो बोर्ड। उम्मीद है आपको ये चारों चीजें पता होंगी कि क्या होते हैं, लेकिन बाई चांस अगर नहीं पता है तो हम आपको ये चीज अभी समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्बली। और कोशिश की जाएगी कि दूसरी आपके लिए क्लास तैयार की जाए जिसमें कि हम आपको इनके सभी के फिगर्स वगैरह दिखा करके आपको अच्छे से समझा पाए कि ये जो गिंदारा होता है या फिर ये फिर जो जियो बोर्ड है या फिर जियो जेब्रा है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो जल्दी ही उसकी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी सीटेट के एग्जाम से पहले ही। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये चीजें आखिरकार होती क्या है और इनका हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं। तो वैसे अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट अगर हम काम चलाना चाहेंगे तो आकृति और परिणाम को व्यक्त करने के लिए चारों का हम यूज कर सकते हैं, चारों का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा। ठीक है, हमें ये देखना है। चलिए जरा सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं ये फ्लैनल बोर्ड क्या होता है। फ्लैनल बोर्ड होता क्या है, जैसे कि सपोज कर लो हमने कोई एक लकड़ी का बोर्ड ले लिया है या फिर दफ्ती का कोई बोर्ड ले लिया है और वो बोर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसमें यूज क्या करते हैं, जैसे कि होता क्या है, सपोज कर लो हम बच्चों को कुछ समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि क्या चिड़िया कैसी होती है, तो हम क्या करेंगे, कोई चिड़िया का स्टिकर या फिर ऐसा कुछ भी। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई घोड़ा दिखाना है, हॉर्स दिखाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हॉर्स का कोई स्टिकर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसी बोर्ड पर चिपका देंगे। ठीक है, तो जब चिपकाया जाता है तो वो एक फ्लैनल बोर्ड की तरह काम करता है। क्या चीज, फ्लैनल बोर्ड की तरह काम करता है। बात आती है ब्लैक बोर्ड की, तो ब्लैक बोर्ड आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसपे आप लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, अगर हम इसी पे पेंट क्या कर दे, ब्लैक से पेंट कर दे और व्हाइट मार्कर से लिखें, तो फिर वो काम किसका करेगा भाई, ब्लैक बोर्ड का काम करेगा। ठीक है, एज ए ये जो व्हाइट बोर्ड होता है वो ब्लैक बोर्ड की तरह ही ट्रीट करता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। बात आती है पैक बोर्ड क्या होता है, क्या चीज, पैक बोर्ड क्या होता है। अब देखो जरा ध्यान सुनिएगा, पैक बोर्ड होता क्या है, जैसे कि सपोज कर लो भाई कोई एक बोर्ड है लकड़ी का या फिर लोहे का, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लोहे के भी बनवाए जाते हैं, लकड़ी के भी बनवाए जाते हैं। होता क्या है, उन बोर्डों में जैसे कि ये सपोज कर लो हमने मान लिया कि लकड़ी का कोई एक बोर्ड है, तो उसमें छोटे 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 एक निश्चित डिस्टेंस पर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर होल होते हैं। क्या होते हैं, छेद होते हैं। क्या चीज, होल होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, उन होल को मिला करके, अब जैसे कि हम लोग यहाँ घरों में होता क्या है, आप सपोज कर लो कोई चीज हमें हैंग करनी है, सपोज कर लिया आप अपने यहाँ जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको हम लोग पैकबोर्ड में टांगने का काम करते हैं। ठीक है, काफी कुछ घरों में ऐसा होता है। चलिए देखिए, होता क्या है, सपोज कर लो हमें ये अपना मार्कर या फिर कोई भी मेरा ये बर्तन है, अगर हमें इसे टांगना है तो फिर हम क्या करेंगे, एक वायर को लेंगे, एक तार को लेंगे, हम इसमें फंसाएंगे। अब इसमें कहीं ना कहीं होल होगा, बर्तन में कहीं ना कहीं बाई चांस होता है। ठीक है, जैसे कि आप चम्मच वगैरह या फिर चमचे वगैरह लेते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ एक छोटा सा होल होता है। हाँ होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग करते क्या, उसी में फंसा करके दो होल से निकाल देंगे,
एक सिरे को इधर से निकाल लेंगे, एक सिरे को इधर से निकाल देंगे, और वहीं पर हम बताया ना वायर से, ठीक है, तो दोनों को इधर से टाइट कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, लटकता रहता है। इसी तरीके से हम अगर अपने घरों की बात ना करें, अगर आप कहीं मैकेनिक्स वर्क्स में जाएं, जैसे किसी आप वर्कशॉप में जाते हैं जहां पे गाड़ियां वगैरह बनती हैं, तो वहां पे जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको वो लोग किस पे रखते हैं, पैक बोर्ड पे रखते हैं। जो मानक वर्कशॉप होंगे वहां पर एक पैक बोर्ड का निर्माण करवाया जाता है इसी तरीके से, तो वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसी पर टांगे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जरा जियो बोर्ड की। जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड एक तरह से, जैसे कि सपोज कर लो लकड़ी का एक बोर्ड होगा, उसमें होगा क्या भाई, छोटी छोटी कुछ क्लिपें होती हैं, छोटी छोटी कुछ क्लिपें होती हैं। अभी हमने यहाँ पे पैक बोर्ड में बोला था कि यहाँ पे होल्स होते हैं, लेकिन यहां पर एक निश्चित दूरी पर, एक सर्टेन डिस्टेंस में भाई यहाँ पे होल नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे कुछ क्लिप्स लगी होंगी इसी तरीके से। सपोज कर लो एक ये क्लिप लगी, एक ये क्लिप लगी, एक ये क्लिप लगी, एक ये क्लिप लगी, ठीक है। तो हमने ये बोला कि यहां पे एक क्लिप लगी, यहां पे एक क्लिप लगी, यहां पे एक क्लिप लगी, यहां पे एक क्लिप लगी। तो हम करेंगे क्या, कोई इलास्टिक लेंगे, कोई धागा लेंगे, उसको हम यहां पे इस तरीके से बांध देंगे। इसको यहां पे हमने घुमा दिया, इसको हमने यहां घुमा दिया, इसको हमने यहां घुमा दिया, इसको हमने यहां घुमा दिया। तो ये देखो एक क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो जियो बोर्ड का यूज यही होता है कि जब हम कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी आकृति समझाते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ज्यामितीय आकृतियां इससे बनाई जा सकती हैं। कैसी आकृतियां? ज्यामितीय आकृतियां जियो बोर्ड के द्वारा बनाई जा सकती हैं। अब जैसे कि अगर हमें ट्राइंगल बनाना हो, तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इलास्टिक को यहां पर नहीं फंसाएंगे, हम इलास्टिक को डायरेक्टली ऐसे छोड़ देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल बनेगा। बाय चांस अगर हमें पेंटागन चाहिए हो, तो पेंटागन के लिए हम लोग एक ऊपर की कोई ले लेंगे क्लिप, और इलास्टिक को क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से फंसा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इससे सभी शेप नहीं बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरली बन पाते हैं उन्हीं को हम लोग बना करके बच्चों को समझा पाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, है क्या, निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होता है? वैसे उपयुक्त तो सभी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है वो कौन सा होता है? ब्लैक बोर्ड। कौन सा उपयुक्त होता है? ब्लैक बोर्ड। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ दिनों के बाद में एक क्लास आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें इस सभी चीजों का पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताया गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई आइए ध्यान दीजिए। सवाल आपके सामने बोला गया है कि अगर 2 की घात x बराबर 4 की घात y बराबर 8 की घात z और 1/2 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z इक्वल्स टू वैल्यू किसके बराबर है? 4 के। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपसे x का मान पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए। चलिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहां पे बोला गया 2 की घात x, 4 की घात y और 8 की घात z के मान आपस में बराबर हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, 2 की घात x, 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। और यहां पे y पहले से ही लिखा है, तो हम उसको y को ऐसे लिखा रहने दें। 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख सकते हैं, और z पहले से ही लिखा है, तो उस z को आप ऐसे ही लिखा रहने दें। आप यहां पे देखिए, ये जो आधार हैं वो आपस में बराबर हैं, और आपको पता है कि जब भी कभी भी आधार आपस में बराबर होते हैं तो घातें भी बराबर होती हैं। तो x का मान 2y के बराबर और x का मान 3z के बराबर। किसके बराबर? 3z के बराबर। मतलब ये है कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये जो तीनों वैल्यूज दी हैं, ये तीनों क्या है? आपस में बराबर हैं। x का मान 2y के बराबर, 2y का मान 3z के, मतलब x का मान 3z के बराबर। अच्छा आप एक बात बताइए, यहां पे x का मान आपसे पूछा गया है, आपसे किसका मान पूछा गया? x का मान पूछा गया। तो देखो यहां पे x है, लेकिन यहां पे y है, तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम y की जगह पे x लिख लें। तो अगर हम इन दोनों को देखें कि x बराबर 2y दिया है, तो y का अगर हम मान निकालेंगे तो 2 नीचे चला जाएगा, मतलब x/2 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? x/2। यहां पे देखो z लिखा है, अगर z की जगह पे हम यहां पे x कर दें, तो देखो जरा हम इन दोनों को लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 3z दिया हुआ, तो z का अगर हम मान निकालेंगे तो 3 यहां पे बटे में चला जाएगा, तो x/3 आ जाएगा। बात समझ में आई? अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो भाई 1/2x ये तो ऐसे रहेगा, प्लस 1/4
y के प्लेस पे हम रखेंगे x/2, तो जैसे हम x/2 रखेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार? 2 बार। तो कहने का मतलब यहां पर डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, प्लस 1/4। z के प्लेस पे आपको क्या रखना है? x/3, तो x तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में 3 होगा तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 को हम कहां ले जाएं? ऊपर ले जाएं, तो इक्वल्स टू किसके बराबर है? 4 के। बात समझ में आई? अब चलो आगे सॉर्ट आउट करते हैं। 2x और 4x का एलसीएम कितना होगा? 4x होगा। 2x से भाग कराओगे कितने बार? 2 बार। 2 का गुणा 1 में 2, प्लस 2x से भाग कराओ कितने बार? 2 बार, और 2 का गुणा 1 में 2, प्लस 3 बराबर किसके हैं? 4 के। 3 2 5 और 5 2 7, 7/4x इक्वल्स टू किसके हो गया? 4 के। अब इस 4x को जरा उधर ले जाओ, या फिर सिर्फ x को हम उधर ले जाते हैं, तो 7/4, और इस 4 को नीचे ले आए, इंटू 4 इक्वल्स टू x ऊपर चला जाएगा तो x यहां पे, तो 7/4 गुणे 4 कितना? 16। 4 गुणे 4 कितना होता है? 16। तो देखो यहां पे आपका आंसर आ चुका है कितना? 7/16। कितना आ गया? 7/16। 4 गुणे 4 16 के बराबर। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर है। अच्छा, यहां पे आपसे दो तरीके से सवाल और भी पूछ सकता था। एक तो आपसे y का मान पूछता, तो अगर y का मान पूछा होता तो हम यहाँ पे x और z को एलिमिनेट कर रहे होते, मतलब x की जगह पे हम y रखते हैं और z की जगह पे हम क्या रखते हैं? y रखते हैं। अगर आपसे z का मान पूछा होता तो फिर हम x की जगह पे z रखते हैं, y की जगह पे z रखते हैं और z की जगह पे z ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल दिया हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है, जिसमें एंगल BAD इक्वल्स टू 60, एंगल BAD इक्वल्स टू 60 डिग्री, तथा एंगल CBD 70 अंश। तो आपसे पूछे एंगल BDC का मान क्या होगा? वैसे अगर हम सवाल को लगाना चाहें तो दो तरीके से लगा सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर देखा जाए तो ये एक तरह से समांतर चतुर्भुज लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा सवाल में बोला नहीं गया है, ऐसा सवाल में बोला नहीं गया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जरा ध्यान सुनिएगा। अच्छा, जब हम कभी भी, जैसे कि हमने ये वाला एंगल देखा और ये वाला एंगल देखा, ठीक है, तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश। तो ये 60 है, ये 70 है, तो 7 और 6 कितना? 13, बाकी का बचेगा कितना? 50। तो ये 50 यहां पे। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो ये एंगल्स बनते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, जिनको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। और जो ये वाला एंगल होगा वो भी आपस में इसके बराबर होगा। तो देखो भाई, ये कोई एक समांतर रेखा लग रही है, ये समांतर रेखा, इसको ये एक तिर्यक रेखा ने काटा, तो ये वाला जो कोण और ये वाला जो कोण होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आंसर 50 अंश। बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम और भी कुछ सोचे, और भी हम क्या सोच सकते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। ज्योमेट्रिकल सेट में बहुत कुछ हम लोग इमेजिन करके चल सकते हैं, ध्यान रखिए, ध्यान सुनिएगा। अगर हम इस पे बात ना करें, अच्छा एक बात बताओ, ये 60 अगर ये एक समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज होता, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम या फिर एक रोम्बस होता, समचतुर्भुज होता, तो जाहिर सी बात है इसके जो आमने सामने के ये जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। तो ये 60, तो ये भी कितने? 60। अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 70 प्लस 60 प्लस ये बराबर किसके? 180 के। तो 70 और 60 कितना? 130। 130 को इधर लेके जाओगे घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तब भी आंसर कितना रहा है? 50 रहा है। अच्छा, एक और भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। आपको ये चीज पता है ये कितना है? 70 है। अगर ये दोनों समांतर रेखाएं होती तो ये एक तिर्यक रेखा काट रही, तो अगर ये 70 तो फिर ये भी कितना? 70। ये भी कितना होगा? 70। तो आपको पता है ये अगर 60 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 120 होगा। तो ये 70 था, तो ये बाकी का कितना बचेगा? 50। ये बाकी का कितना बचेगा? 50।
उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है तो जरा 2 मिनट के लिए पीछे जाओ और सवाल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। सवाल को समझाने के लिए हमने आपको 3 चीजें बताई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल दिया गया है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, लिंग, विषय की प्रकृति, परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम। देखो भाई, इसमें ज्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। देखो विषय की प्रकृति, ये तो बिल्कुल है, ठीक है, कि विषय कैसा है क्या है, उसकी जो प्रकृति होगी उसके लिए कहीं ना कहीं घटक जो होगा वो उत्तरदायी होगा। परीक्षा पद्धति, अब परीक्षा की पद्धति कैसी है ये भी उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि परीक्षा अगर सपोज कर लो रिटर्न में ले लें, ठीक है, आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज कर लो अभी हुआ क्या था 2018 वाले बैच के साथ में, जब सुपर टेट 2019 वाले बैच में जब सुपर टेट हुआ था तो वहां पे एक अफवाह उड़ी थी क्या, कि जैसे 2018 में तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सुपर टेट ले लिया था, क्योंकि उसे हम लोग रिटर्न एग्जाम बोलते हैं कि रिटर्न होना है, ठीक है। तो 2019 में सभी बच्चे आकर के पूछ क्या रहे थे कि भैया क्या यहाँ पे पूरी तरह से रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया था। क्यों? ठीक है, चलो अच्छा उस बात को छोड़ते हैं। तो परीक्षा की जो पद्धति होती है वो भी कहीं ना कहीं एक घटक है, ठीक है, जो कि उत्तरदायी है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कैसा क्या है। अब जैसे कि देखो सपोज करो अभी देखो महामारी का टाइम चल रहा है, तो महामारी में है क्या, जो क्लास 9 से लेकर के इंटर तक, या फिर अभी शायद सरकार ने कम क्लासों को भी ले लिया है, तो उनके क्या किया, पाठ्यक्रम को कम कर दिया, 30% को क्या किया है, कम किया है। तो जो आस पड़ोस के बच्चे हैं जो कि क्लास 10th वगैरह में हैं वो काफी कुछ खुश हैं, और कुछ बच्चे दुखी भी हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो सब्जेक्ट हमने, जो चैप्टर्स हमने पढ़ लिए थे वो हटा दिए गए हैं सिलेबस से। चलो कोई बात नहीं, आपके पास नॉलेज तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए आप, तो जो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कौन सा, लिंग, ठीक है, तो वो उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका आंसर, बात करता हूं, ज्यादा कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए आपके सामने सवाल दिया हुआ है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डेटेड डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें डेटेड डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई। डेटेड डैश के प्लेस पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। देखिए क्या है 4 ऑप्शन। बोला गया 2006 सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, मतलब ये है कि जो बुक्स चल रही हैं वो 2006 की सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ने जो प्रस्तावित पाठ्यक्रम दिया तो उसके हिसाब से, या फिर 2006 स्टेट बोर्ड के बेसिस पे, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, और जो चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। एक बात तो तय है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नहीं हो सकती क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी, इसके बाद में नीतियां आ चुकी। हाँ अब देखो जरा ऊपर के जो 3 है वो उन तीनों में, वैसे आपको मेरे ख्याल से आंसर सबको पता होगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा ध्यान में रख करके अगर आप बात करेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। मेरे सामने ये एक एनसीईआरटी की बुक रखी हुई है, ठीक है। इसमें है क्या, देखो ये क्लास 11th की है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें जब आप अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक है। तो इसमें जब आप पहला ही पेज ओपन करेंगे तो यहीं पर देखो आमुख के नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सुझाती है, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैथ की बुक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में जितनी भी बुकें चल रही हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, वो सभी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के सिलेबस के बेसिस पे चल रही है, ठीक है। तो जो पाठ्यक्रम है वो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझाई गई है, ओके ना। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मैथ के ही सब्जेक्ट में ये चीज ना पूछ करके अगर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो वो जो सिलेबस होगा वो किसके बारे में बात करेगा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005। तो यहाँ पे जो 14 का आंसर होगा, 14 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। देखो भाई
आपसे बोला गया 4, 7, 12 का चौथा समानुपाती निकालें। चार ऑप्शन दिए गए, 21, 28, 35, 42। अच्छा, समानुपाती निकालना क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आपको पढ़ाया जा चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जब हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास ली हुई थी तो उसमें बेसिक की क्लास ही एक ही क्लास हुई है, तो उसमें हमने आपको ये चीज कराई थी। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज और आपको बतानी है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की या फिर जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो उनकी जैसे क्लास चल रही थी, धीरे धीरे क्लास जो अपलोड हो रही थी तो वो उसी तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 600 क्वेश्चन वाली सीरीज आई है वो तो अब चलेगी, हाँ, तो इसके पैरेलल में वो भी चलती रहेगी। कभी ये सीरीज आ रही होगी, कभी वो आ रही होगी, या फिर कभी कभी दोनों आ रही होंगी, या फिर कभी कभी दोनों नहीं आ रही होंगी। ठीक है, क्योंकि हम भी तो कहीं घूमने चले जाएंगे। वैसे इस महामारी के टाइम पे कहीं भी घूमने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घर पे ही रह रहे हैं। हाँ, तो आप भी घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। चलिए देखिए, बोला गया 4, 7 तथा 12 का चौथा समानुपाती क्या होगा। देखो, तो पहला 4, दूसरा 7, तीसरा 12, चौथा हमें निकालना है। आपको बताया गया था बाहर के पदों का गुणनफल अंदर के पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 4 से काटो कितने बार, 3 बार, और 7 का गुणा 3 में कितना, 21। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। चलो इसे थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। 4 का गुणा आप x में करोगे 4x रहेगा, 7 का गुणा आपको किस में कराना है, 12 में। तो 4 से 12 काटोगे 3 बार, 7 का गुणा 3 में करा दोगे 21 आ जाएगा। उम्मीद है आपको आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान समझिए। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ 248 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस रूट 144। तो हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं और ये ध्यान रखिए कि इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सीटेट में जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं वो कोई टफ नहीं आते हैं, वो बहुत ही सिंपल आते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल हमने 600 सेलेक्ट किए हैं वो कोई इधर उधर से उठाए हुए सवाल नहीं है। ये सीटेट के एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के तैयार किए गए। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में आ चुके हैं सीटेट के बेसिस पे। ठीक है, और अगर हम रीट वगैरह की बात करें, ठीक है, राजस्थान टीईटी के बारे में, तो वहां से भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है, और यूपी टीईटी से भी बेसिस कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं और हरियाणा टीईटी से भी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं और स्पेशली तैयार किए गए हैं सीटेट के बेसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने पिछले कुछ एग्जाम में देखा होगा जो हरियाणा टीईटी के या फिर हिमाचल प्रदेश टीईटी के जो कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते रहे। ठीक है, तो फिर हमने वहां से भी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठाए हुए हैं। तो देखो भाई, ये जो सवाल हैं ये आ चुके हैं, इसलिए हम आपके सामने इनको लेके आ रहे हैं। ठीक है, वरना फिर ये है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, आप इनको आराम से कर लेंगे। चलो सॉर्ट आउट कर लो भाई। अच्छा, खत्म कर लें इसको यहीं पर, क्यों फालतू में पेन चलाएं। रूट 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 12 का, 12 लिख लो। 52 और 12 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 64। कितना होगा, 64 होगा ना, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 8। इतनी बात समझ में आ गई। 248 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 256, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16। सेकंड ऑप्शन आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अगला सवाल ले। देखिए, सवाल दिया गया, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा। मतलब यह है कि टंकी का आयतन पूछा गया है लेकिन आधा आयतन पूछा गया है। कितना पूछा गया, आधा आयतन पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि कोई भी अगर टंकी होती है, अगर कोई भी कुछ इस तरीके से टंकी क्यूबिक शेप में बना दी, हाँ, तो है क्या, अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि आपसे बोला गया आयताकार आकार की टंकी है तो फिर आयत के आकार की ही टंकी हमने बनाई। हाँ, तो ये L इंटू बी इंटू एच जो होता है वो इस टंकी का आयतन होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आधी भरी हुई टंकी का, आधी के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से भाग करा देते हैं। L के प्लेस पे भाई 6 है, B के प्लेस पे 2.4 है और H के प्लेस पे 1 है और बटे में 2 है। 2 से 2.4 को काटोगे तो 1.2 आएगा और 12 छंग 72 होता है। एक अंक के बाद में दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद में दशमलव को चिपका रहना दो, आपका आंसर हो जाएगा। 1 से गुणा कराओगे वही आना है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल ले।
देखिए, आपसे बोला गया कि पाठ्यक्रम की इकाई दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। सवाल में आपसे क्या पूछा गया कि पाठ्यक्रम की इकाई दृष्टिकोण की विशेषता क्या है। चार ऑप्शन बोले गए कि बच्चे केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। क्या है, चार ऑप्शन दिए गए। अगर हम बात करना चाहें तो पहली बात, शिक्षक केंद्रित तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी को शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो अपनी सुविधा के अनुसार नहीं देंगे। हाँ, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, दूसरी बात, बच्चे केंद्रित भी नहीं हो सकता है। कारण ये है कि जब आप कभी पढ़ाएंगे तो बच्चे की सुविधा के हिसाब से नहीं काम करेंगे। वैसे ये कहीं हद तक थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि सपोज कर लो, अगर किसी बच्चे का क्लास में सर दर्द होने लगा, क्यों, अक्सर होता है ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको पढ़ाते तो फिर रहेंगे नहीं, या तो आप उसे छुट्टी देकर के फिर घर भेज दें, या फिर ऐसा कुछ भी करें जो आपको उस स्थिति में सही लगेगा। लेकिन हाँ, शिक्षा जो होगी वो बच्चे केंद्रित में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हद तक हो सकती है और कहीं ना कहीं नहीं भी हो सकती है। हाँ, लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछा गया कि इकाई दृष्टिकोण क्या है। एक चीज तो है, उद्देश्य आपका केंद्रित होना चाहिए, उद्देश्य आपका केंद्रित होना चाहिए, उद्देश्य के बेसिस पे नहीं पढ़ाया जाता। जैसे सपोज कर लो, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, और यहीं पे अगर हम सपोज कर एयरफोर्स की भी कुछ क्वेश्चन रख दें तो वो चीज तो गलत होगी ना। हाँ, तो बिना उद्देश्य के कोई भी चीज नहीं की जा सकती। उद्देश्य आपके लिए पहले बनाया गया कि भाई 600 क्वेश्चन आपको कराने, लेकिन 600 क्वेश्चन किस लेवल के कराने, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है, संस्थान में। तो आपके सामने है क्या, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है क्या, प्रकरण केंद्रित। तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकरण केंद्रित होगा। क्या होगा, प्रकरण केंद्रित। आपसे सवाल में बोला गया था कि पाठ्यक्रम की इकाई दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला सवाल ले। देखिए, सवाल दिया गया, लुप्त संख्या कौन सी हो। लुप्त संख्या क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला ये 0, 24, 120, 360, और अगली संख्या क्या होगी। इन चार में से कोई एक है, वही हमें देखना है क्या है। देखिए, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग भी आती है एग्जाम में, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, तो उसी के बेसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे ना तो आप रीजनिंग बोल सकते हो, ना तो आप मैथ बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। ध्यान सुनिए, एक्चुअल में इसमें किया क्या गया है। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 0 आएगा। 24 को जरा बात करते हैं, 24 में है क्या, 24 को हम लोग 5 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं। कितना, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 मतलब 24। अब देखो, जो 120 है उसे हम लोग 11 का वर्ग माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या चीज, 11 का वर्ग माइनस 1, 11 का वर्ग 121 होता है, और 1 घटाओगे तो फिर 120 आ जाएगा। 361 जो होता है वो 361 के आसपास होता है, तो 361 को हम लोग लिख सकते हैं 19 का वर्ग माइनस 1। अब जरा ध्यान से सुनिए, यहां पे 1 में आपने 4 जोड़ा तो 5 आया, 5 में आपने 6 जोड़ा तब फिर कितना है, 11 है, 11 में आपने 8 जोड़ा तब कितना है, 19 आया। तो पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, तो फिर अब आप 19 में जरा कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, तो 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29। मतलब ये है कि यहां पर जो संख्या आएगी वो 29 का वर्ग माइनस 1 होगी। 29 का वर्ग कितना होता है, 841 होता है। 841 में 1 घटा दो, 841 में 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 846। चौथा ऑप्शन आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लेते हैं, समझिए। चलिए देखिए, सवाल दिया हुआ है, यदि 0.13 डिवीजन बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 13, तो फिर आपसे पूछा गया कि पी का मान क्या होगा। चार ऑप्शन है, 0.01, 0.1, 10 और 100। देखो भाई, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो छोटे छोटे सवाल हैं जिनमें दशमलव में 2 अंक बाद, 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद ऐसे जो सवाल आ जाते हैं, इनको आप करने में बहुत ही ज्यादा सतर्कता देखा करो। होता क्या है, यहाँ पे आप सपोज कर लो आपका आंसर ये आ गया है और शायद आंसर ये लगा हो, ठीक है। जल्दबाजी में ऐसा होता है, तो जल्दबाजी मत करना जब कभी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हो। तो यहाँ पे देखो क्या है, 0.13 डिवीजन बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, 13 के। 13 से भाई भाग कराओगे तो फिर कितना हो जाएगा, 0.01 इक्वल्स टू किसके, पी स्क्वायर। अब है क्या, यहाँ पे स्क्वायर को हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव जो 2 अंकों के बाद में है वो 1 अंक के बाद में आ जाएगा। कहां पे, 1 अंक के बाद में आ जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.1। पी का मान कितना हो गया, 0.1। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल लें।
देखिए छोटा सा सवाल आपके सामने दिया हुआ है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। चार ऑप्शन दिए गए, महो, हेनरी, लक्स और डेसिबल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मात्रकों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपसे पूछा गया, वो भी मैथ के पर्टिकुलर सिलेबस में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप आज एक टारगेट फिक्स करो कि शाम तक आपको एक घंटे के आसपास का टाइम निकाल करके एक पेज में आपको सभी जितने भी मात्रक आपको मिल जाते हैं किसी भी बुक से, तो आप उनको एक जगह लिखेंगे और उसके बाद फिर उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। लर्न करने की कोशिश का मतलब ये है कि रट्टा मत मारने लगना, ठीक है। थोड़ा सा समझ करके उनको कन्विंस कर लीजिए अपने आप को, हाँ। और अगर मेरे को टाइम मिला तो फिर हम एक दिन मात्रक वगैरह आपको सब सीट उपलब्ध करा देंगे, हाँ। पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि अभी भैया इसका आंसर नहीं बताया, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। किसी संगीत यंत्र की जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। तो अब आंसर पता चल गया ना। चलिए आपको जो भी सवाल पूछना वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं, हम आपको वो सॉर्ट आउट करके बता देंगे किसी न किसी एक वीडियो में। तो आज की क्लास होगा, थैंक्स अ लॉट।